हुआ। मैक्सिमम पेशेंट वो आते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने आज अल्कोहल को हाथ में लगा दिया, मैंने कभी स्मोक नहीं किया, मेरी किडनी क्यों खराब? आयुर्वेद भी सस्ता नहीं है। देखो, कोई भी चीज जो मेडिसिन अच्छी है ना, वो थोड़ी सी कॉस्टली या वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। अपनी जेब से कुछ भी स्पेंड कर रहे हो तो उतने ही अमाउंट का उस हिसाब से रिजल्ट डिलीवर करना इज माई ड्यूटी। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आप देखेंगे कि किडनी के बारे में हम बात करेंगे, किडनी के ट्रीटमेंट के बारे में, किडनी कैसे वर्क करती है और क्या-क्या किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और क्या आपके लिए आयुर्वेदा अच्छा है, होम्योपैथी अच्छा है, एलोपैथी अच्छा है। और इन सब के साथ-साथ आपका जो आप स्ट्रेस लेते हैं, आपकी डायबिटीज, आपका जो बीपी बढ़ जाता है, वो कितना ज्यादा नेगेटिव पार्ट करता है आपकी किडनी के लिए। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बोनस टिप है। और स्पेशली जो हमारे प्रयास के फाउंडर हैं डॉक्टर पूर्व धवन सर, वो आए हैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए कि आप कैसे, अगर किडनी की आपको दिक्कत है तो वो आप ठीक कर सकते हैं। हेलो सर, वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू सो मच सर, आपने फिर से अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। और आपका बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। अरे नहीं सर। तो सर, जैसे हमने पिछली बार हेल्थ के बारे में बात करी थी, आज हम बात करेंगे, मैं आप एकदम आपकी स्पेशलिटी है, वो है किडनी के बारे में। पर किडनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आप बैक बेंचर थे या फिर फ्रंट बेंचर? स्कूल में आप कह सकते हो फ्रंट बेंचर था। कॉलेज में हाँ, अ, आप कह सकते हो कि बैक बेंचर था, बट मेरे बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेद को लेके बहुत क्लियर थे। क्योंकि कॉलेज में बाय बुक हमने कम पढ़ा है, हमने प्रैक्टिकल मैंने पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा किया। मैंने ताजन शर्मा जी के अंदर 3 साल उनके साथ कंपाउंड्री की। तो जब पेशेंट आते थे, उनकी मेडिसिन बनती थी, तो मेडिसिन बनाते थे। और जब वो पेशेंट चला जाता था ना, तो मेरे वो सवाल शुरू होते थे। अच्छा, आप मुझसे सवाल पूछते हो, तब मैं अपने गुरु से सवाल पूछता हूँ, "ये दवाई क्यों दी? किस लिए दी? अच्छा, इसको ये वाली दी थी, सेम बीमारी उसको थी, तो उसको वो वाली दवाई क्यों नहीं दी थी?" तो वहाँ पे जाके वो ब्रेन ना खुलने लगा कि पेशेंट की बॉडी, हर बॉडी अलग होती है। जो मेडिसिन आपको सूट कर रही है, वो ज़रूरी नहीं दूसरे को सूट करे। तो वहाँ पे जाके वो प्रिंसिपल्स थे जो हम पढ़ते थे बुक से, वो प्रैक्टिकली हमने होते हुए देखा। तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ज़्यादा हो। कॉलेज में ज़्यादा था। अब भी है, बट तब बहुत ज़्यादा था। कैंप्स में जा रहे थे, संडे-संडे कैंप्स लगते थे। एक दिन में 100-100 पेशेंट देख रहे हो। अच्छा, 100-100 पेशेंट देख रहे हो तो उनकी पल्स एग्ज़ामिनेशन कर रहे हो। अच्छा, हो रहा है तो सबको एक साथ साथ में देखना। साथ में गुरुजी बैठे हैं, साथ में टीचर बैठा है। अच्छा, हाँ, देख, देख इसकी चेक कर, इसकी चेक कर। पता क्या है? हाँ, इसका बीपी चेक कर, इसका हाँ, शुगर टेस्ट कर। तो उन्होंने वो हाथ पकड़-पकड़ के तब बताया। सिखाया, सिखाया। हुँ, तो सर, स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते थे आप? स्पोर्ट्स में नहीं, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पसंद नहीं। मतलब बस आप चेक करते थे लोगों का नसें कैसे हो? क्यूरियोसिटी थी कि ओके ठीक है, कैसे होता है और क्यों होता है? तो आयुर्वेद की जो प्रिंसिपल्स हैं वो ना, मतलब कुछ तो बहुत प्रैक्टिकल है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम थ्योरेटिकली ना, मतलब उसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। जैसे पल्स एग्ज़ामिनेशन है, नाड़ी से आप बहुत कुछ आइडिया लगा लेते हो। अ, तो उसके पीछे जो प्रिंसिपल है, वो अब तक डिफाइंड नहीं है कि पल्स में कैसे आ रहा है ये पता है, ये कन्फर्म है, बट क्यों आ रहा है, ये नहीं पता। तो अगर आप देखो अपने विद्वान हैं, तो रावण संहिता, रावण सबसे बड़ा माना जाता है नाड़ी विशेषज्ञ। ये तो है, सुना है मैंने हाँ, वैसे। तो हम रावण को बहुत नेगेटिव लेते हैं, बट रावण ने अगर देखा जाए आयुर्वेद पे बहुत काम किया था। उन्होंने बच्चों की, छोटे बच्चों की किस तरह से केयर की जाती है, उसपे पूरी बुक लिखी है कुमारभित्ते पे, पीट्स पे। तो छोटे बच्चे और रावण का अगर आप देखोगे, हाँ, आप नहीं कर पाओगे। तो महान-महान विद्वान रहे, बहुत लंबा टाइम से आयुर्वेद चलता आ रहा है, तो उसका बेनिफिट मिलता है कि जो उसकी नॉलेज है ना, वो रिफाइंड है, बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्या हुआ, सेंचुरी बाय सेंचुरी वो चेंज होती चली गई, डेवलप होती चली गई, ग्रेडिंग। अपग्रेड होती चली गई। क्योंकि तो हमारी मेरा जनरेशन आ गई अब। तो मेरा वैसे अगला सवाल भी यही यही था कि जैसे आप बोल रहे हो आयुर्वेदा है ना, तो आजकल तो सर इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। हाँ, ठीक है कि किसी को चलो गोली नहीं लेनी तो सिरप ले लो, सिरप नहीं लेनी कैप्सूल ले लो, है ना। तो मेरा यही था कि आयुर्वेदा कैसे हेल्प कर रहा है, मतलब आयुर्वेदा ही क्यों, वाई आयुर्वेदा? देखो आपकी बॉडी जो बनी हुई है, वो पंचमहाभूत की बनी हुई है। मतलब यू नो 5 एलिमेंट्स हो गए, अच्छा। है ना? अर्थ हो गया, वाटर, एयर। तो अब
तो मेडिसिन्स है ना, वो भी उन्हीं पंचमहाभूत की बनी होती है, ठीक है? और अगर आप देखो कि आप जो आपकी बॉडी को आप डेली बेसिस पे एनर्जी जिससे आप लेते हो, यानी आप या तो एनिमल प्रोडक्ट कंज़्यूम कर रहे हो या फिर आप प्लांट बेस्ड कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपकी मेडिसिन भी ना उसी पे ही बेस्ड, कोई केमिकल नहीं है, कोई लैब में बना हुआ केमिकल नहीं है। आप किसी की रूट यूज़ कर रहे हो, किसी की लीव यूज़ कर रहे हो, किसी की bark यूज़ कर रहे हो। तो इस वजह से ना आयुर्वेद में सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि इसमें साइड इफेक्ट्स जो है ना वो बहुत लिमिटेड मिलते हैं। ये नहीं होगा कि आप मेडिसिन खा रहे थे पेन किलर और आपको पता लगता है कि किडनी फेलियर या लीवर खराब हो गया। तो ऐसे जो है वो नहीं होता। वैसे साइड इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते आयुर्वेद में। तो सर जो बेसिकली जैसे हम आज का पूरा पॉडकास्ट है हमारा किडनी के ऊपर ही। तो सर मैं तो सर 10th तक ही मैंने बायो पढ़ी है ना? उसके बाद सर इतना नहीं पढ़ा। मैं बस इतना ही जानता था कि किडनी आपकी हेल्प करती है कि आपका जो यूरिन है उसके लिए, ब्लड को रेगुलेट करने के लिए। तो आज हम पॉडकास्ट में कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे, कुछ बुजुर्ग भी देख रहे होंगे, तो सबकी ऑडियंस के लिए हम पहले बेसिक से बात करते हैं कि किडनी क्या हेल्प करती है, किडनी क्या होती तो 10th के हिसाब से तो आपने सही बोला कि किडनी सिर्फ़ यूरिन बनाती है? है। हाँ। बट किडनी और भी बहुत सारे फंक्शंस इकट्ठे कर रही होती है। बॉडी में अगर आप देखो ब्लड प्रेशर, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो 3 ऑर्गन्स मेंटेन करते हैं। आपका ब्रेन टेंशन हुआ, बीपी बढ़ गया। आपका हार्ट कितनी स्पीड से कितने प्रेशर से बीट कर रहा है, उससे आपका ब्लड प्रेशर डिसाइड हो जाता है। तीसरा ऑर्गन जो है जो रेगुलेट कर रहा होता है वो आपकी किडनीज़ है। आपकी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन कर कर, सॉल्ट को मेंटेन करके वो बीपी को रेगुलेट कर रही होती है। तो पहला काम बीपी रेगुलेशन, फ्लूइड रेगुलेशन, ठीक है? और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बॉडी में कितना सोडियम होगा, कितना पोटेशियम होगा, वो किडनी ही कंट्रोल कर रही है। दूसरा काम वो करती है, वो है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाना। अब आप हीमोग्लोबिन को जानते हो कि वो फॉलिक एसिड ले लो, बी12 ले लो, आयरन ले लो, प्रोटीन खा लो, हीमोग्लोबिन बन जाता है। बट उन सबको आपस में जोड़ने के लिए एक और चीज़ लगती है, तो हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो एक हार्मोन है जो किडनीज़ बनाती हैं। अगर किडनीज़ को कोई नुकसान हो जाएगा तो वो एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा और पेशेंट में एनीमिया यानी खून की कमी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये मेजर फंक्शंस हैं जो किडनी के हमें देखने को मिलते हैं। तो सर आजकल हम देख रहे हैं कि इतनी सारी किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी फेलियर हो रहे हैं, है ना? लोग डायलिसिस से डरे जा रहे हैं कि अरे यार ये क्या होता है? तो सर आप मुझे इसके बारे में बताइए कि मतलब कि किडनी फेलियर कब होते हैं? देखो किडनी को अगर किसी भी टाइप का इम्पैक्ट होगा, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर से हो, शुगर से हो या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी हो गया या फिर आईजी नेफ्रोपैथी हो गई। तो इसकी वजह से जब किडनी अपने फंक्शन को कम करना शुरू करती है, तो जो उसको वेस्ट मटेरियल है, जो बॉडी से वो बाहर निकालती है, वो नहीं निकाल पाती। अब हमारी बॉडी में हर टाइम वेस्ट मटेरियल बनता रहता है। आप खाना खाओगे, वेस्ट मटेरियल बनेगा। अब वो वेस्ट मटेरियल बन तो रहा है, पर निकल नहीं पा रहा, तो वो ब्लड में ही स्टोर हो जाए। स्टोर हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर वही फिर किडनी पे सर खराब। हाँ, बॉडी में अगर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, तो वो सिम्पटम्स पैदा कर रहा है, आपको बीमार महसूस करवा रहा है। तो सर ये कब मतलब जैसे अभी मैंने देखा भी है कि बच्चों की भी किडनी खराब हो रही है, उनकी भी किडनी फेलियर हो रहा है। इसका कम क्या? देखने को मिलता हाँ, है। मतलब बट जैसे आज मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब बच्चों से स्टार्ट हो रहा है और खैर बुजुर्गों तक तो हो ही जाता है सारी किडनी दिक्कत। इसमें और एजिंग एक फैक्टर हो हुँ, जाता है कि एज की वजह से कि बॉडी वीक हो रही है, बॉडी तो वीक, किडनी भी वीक हो रही है, तो इस वजह से हमें लेवल्स एक सर्टेन एज के बाद सर्टेन ज़्यादा एज। देखने को मिल जाते हैं। तो सर हमें क्या मतलब क्या चीज़ खाना चाहिए या फिर मैं खाने के लिए नहीं बोलूँगा स्पेशली, हमें क्या चीज़ लाइफ़स्टाइल में ऐसी ऐड करनी चाहिए ताकि हम जो भी मतलब किडनी में अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई ब्लॉकेज है, तो हम उससे बच सकें? देखो 80% जो केसेस होते हैं किडनी फेलियर के, उनके पीछे जो रीज़न है, वो है हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई शुगर लेवल। अब हाई शुगर और हाई बीपी जो है ये दोनों ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहा है। यानी 80% केसेस किडनी फेलियर के खत्म हो सकते हैं अगर हम बीपी और शुगर हर और इंसान में कंट्रोल कर दे तो। अब बीपी किससे बढ़ता है? बीपी बढ़ता है स्ट्रेस से, बीपी बढ़ता है गलत फूड हैबिट से कि आप सॉल्ट बहुत ज़्यादा इनटेक करते हो, पापड़ बहुत खाते हो, अचार बहुत ज़्यादा इनटेक करते हो, तो बढ़ता है। शुगर कब बढ़ती है जब आपकी पैंक्रियाज़ ढंग से काम नहीं कर रही, इंसुलिन ढंग से नहीं बन रहा, इंसुलिन बन रहा है बट बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही और आप उसे मैनेज नहीं कर आपको पता है कि बीपी आपका हाई है, आपको पता है कि शुगर हाई है, अगर आप इसे इग्नोर कर जाते हो, ये सोचते हुए कि ये यार ये तो हर दूसरे इंसान में है, नथिंग न्यू, कुछ बड़ा नहीं है, मम्मी का भी था, मेरा जेनेटिक है हाँ, ना? हुँ, तो जब हम वो एक अप्रोच ले लेते हैं कि मैंने इसको ट्रीट नहीं करना, मैंने इसको मैनेज नहीं करना अर्ली स्टेज पे, तो वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो सकता है किडनी फेलियर।
तो सर अगर हम स्टार्टिंग में डायबिटीज कंट्रोल कर लें, तो क्या आगे चल के हमारा किडनी में दिक्कत भी ठीक हो जाएगा? नहीं, एक बार किडनी के अंदर जो डैमेज हो गया, वो परमानेंट होता है, वो रिपेयर नहीं हो सकता। जो टिश्यू अंदर से मर गया, अगर हम उसको जिंदा कर पाए, तो पूरी बॉडी को जिंदा करना आसान है। बट किडनी के अंदर जो एक बार टिश्यू मर जाता है, वो हमेशा मरा ही रहता है। तो हम उस किडनी को रीजनरेट नहीं कर। किडनी के पास अपनी फंक्शनैलिटी अपनी अलग है। जैसे लीवर रीजनरेट कर जाता है, किडनी क्या करती है? किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट हुआ किसी का, उसकी किडनी में कोई सरिया वरिया घुस गया, एक किडनी खत्म। अब सिंगल किडनी होने के बावजूद इसका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता, बिल्कुल नहीं बढ़ता, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स आएंगी। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि सिंगल किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। दूसरी किडनी का भी काम ले लिया, फंक्शंस को बढ़ा लिया, और जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बन रहा है उसको सही से रेगुलेट कर लिया। तो इस वजह से सिंगल किडनी होने के बावजूद भी उस पेशेंट के अंदर लेवल्स हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आते, नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तो हमें बस वही काम करना होता है कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा दें हम किसी तरह। किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाया, क्रिएटिनिन लेवल डाउन, यूरिया लेवल डाउन, जीएफआर बढ़ जाता है। तो सर जैसे आजकल लोग डरते भी हैं, जैसे जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है कि अरे यार हम क्यों करें, ठीक है, या फिर अपना कोई फैमिली मेंबर भी होता है तो उनको यही डर होता है यार, हाँ चलो हम कर तो दें और एक किडनी हमारे लिए सही है हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, बट क्या पता आगे कॉम्प्लिकेशंस निकल जाए, हो जाए। देखो, कॉम्प्लिकेशंस तो हर टाइम रहेंगे। एक बार किडनी फेल होनी स्टार्ट होती है तो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, सवाल होते हैं कम और ज्यादा। हम्म, अब जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मेरे माइंड में ये नहीं होता कि मैंने पेशेंट की किडनी ठीक करनी। मेरे माइंड में ये होता है कि पेशेंट की आज एज 30 ईयर्स है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो एज होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स है। तो मैंने 50 साल उसको मेरे को देने हैं। अब 50 साल ना आप डायलिसिस करवा सकते हो, ना 50 ईयर्स आपका ट्रांसप्लांट वर्क कर सकता है। तो किस तरह से इसकी एज को अगले 50 ईयर्स तक बढ़ाया जाए? तो उसका तरीका होता है, वो होता है जैसे हम देखते हैं जब हम रिले, यानी एक रनर पहले भागा, उसके बाद दूसरा भागेगा, फिर तीसरा भागेगा। हम्म, तो जब तक आपकी एग्जिस्टिंग किडनी आप होल्ड कर सकते हो लंबे टाइम तक, उसे होल्ड करना चाहिए। मान लो आपकी एज 30 ईयर्स है, आपने 10-15 साल बहुत हेल्दी तरीके से उसको मैनेज करते हुए निकाली, बीपी नहीं, शुगर ठीक किया, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाई, 10-20 साल आपके बड़े निकल गए। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है, दैट इज ट्रांसप्लांट। आप ट्रांसप्लांट पे गए और होपफुली सब कुछ अच्छा रहा, तो आपको 10 से 12 साल इजिली मिल जाते हैं। 10-12 साल निकल गए। अब आपको उसके बाद किडनी आपके पास डोनर है, तो आप दोबारा ट्रांसप्लांट करवा लोगे, नहीं है तो यू कैन गो फॉर डायलिसिस। तो इस तरह से जब हम रिले चलते हैं, तो हम पेशेंट की जो एज है वो बहुत अच्छी निकल जाती है। बट आपने ध्यान क्या रखना होता है, मैं जितने भी व्यूअर्स को बोलूंगा कि आपने अपनी बाकी ऑर्गन्स को वीक नहीं होने देना होता। पेशेंट क्या करता है, खाना पीना बंद कर देता है, या तो टिंडा खाएगा उबाल उबाल के हल्दी नमक के साथ। पेशेंट अगर वेट लूज कर रहा है, वीक हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट होता है, तो वो पैरों से निकल के पानी लंग्स में भरना शुरू होता है, निमोनिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, ब्रीथिंग में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पहले किडनी खराब हो रही थी, अब लंग्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो आपने क्या करना होता है, अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रखो। किडनी अगर उसमें कम भी काम कर रही है, तो भी वो मैनेजेबल है अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो। क्योंकि डायलिसिस में वीकनेस आती है। अगर आप पहले से वीक हो और डायलिसिस हम्म, करवाने जाओगे, और दिक्कत। मुश्किल हो जाएगी। तो आपने अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से हेल्दी रखना है, अच्छे से खाना खाना है। किडनी का काम मेरे पे छोड़ दो, बॉडी का काम आप आप संभालो। समझ। संभालो, हेल्दी रखो उसको, करना। तो सर जैसे आपने बताया डायलिसिस के बारे में, डायलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है? डायलिसिस की प्रोसेस पे पेशेंट का जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकाल कर हम एक मशीन में रन करते हैं, जिसमें बॉडी में ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको सेपरेट आउट कर दिया जाता है। ब्लड में अगर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है, बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है, तो ब्लड में से वो फ्लूइड भी निकाल लिया जाता है। ब्लड क्लीन हो जाता है और वो वापस बॉडी में डाल दिया जाता तो है। यानी सर किडनी का जो प्रोसेस है वो हम्म, बॉडी से बाहर हो रहा है। हम्म, प्रॉब्लम क्या होती है, इस प्रोसेस के बाद पेशेंट में वीकनेस बहुत जनरेट होती है। और पेशेंट जो डरते हैं डायलिसिस से, वो इसी रीजन से डर रहे होते हैं, क्योंकि डायलिसिस में एक बार पेशेंट गया, तो डे बाय डे वो वीक होता चला जाता है।
अब ऐसा नहीं कि इसका तरीका नहीं है बचने का, तरीका है अच्छा। और बहुत सिंपल तरीका है। जितने भी पेशेंट डायलिसिस करवा रहे हैं, उनको खाना दिन में 4 बार खाना है। क्यों? 3 बार बॉडी के लिए, चौथी बार डायलिसिस के लिए। डायलिसिस के लिए अपने। कंपनसेटरी इफेक्ट आता है, पेशेंट वीक नहीं होता। पेशेंट का अगर वीक नहीं हो रहा, तो डायलिसिस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म हो गया, पेशेंट कैन सर्वाइव लॉन्गर ऑन डायलिसिस। बट सर चलो सर, मैंने आपको बोला, आपने बोला खाना खा लो, चाट खा लो, बट अंदर अंदर वीकनेस मतलब फिर भी रहती है नहीं बिल्कुल। रहेगी। वो रहेगी वो नहीं। हमारा काम है ना। अच्छा। कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ दो। क्योंकि नहीं जो रहती। अगर आप सही तरीके से पेशेंट की बॉडी को हैंडल करते हो, तो नहीं आती। आप बॉडी वेट हर महीने आप चेक कर रहे होते हैं, बॉडी वेट मेंटेन्ड है, अपवर्ड्स जा रहा है, इट्स गुड। फ्लूइड नहीं होना चाहिए, बॉडी का मसल मास, फैट है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो बॉडी हेल्दी चल रही है। अगर बॉडी हर हर मंथ 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी वेट लूज कर रही है, ड्राई वेट खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो पेशेंट की बॉडी वीक हो रही है और वहां पर हमें बहुत तेजी से काम करना तो सर और क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मतलब किडनी फेलियर होने का या फिर किडनी में दिक्कत आने है। बाकी जो बीपी शुगर का अगर अलग कर दिया जाए, तो 20% के अंदर बाकी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी है, लूपस नेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी है। तो ये बीमारी थोड़ी सी जटिल और इनके मल्टीपल रीजन है, जिसको मतलब इस पॉडकास्ट में समझाना इज का? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई ना, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें इम्यूनिटी इन्वॉल्व हो रही है। आईजीए इम्यूनोग्लोबिन, जैसे आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर आईजीए इम्यूनोग्लोबिन होता है, और आईजी इम्यूनोग्लोबिन आपकी बॉडी में भी, मेरी बॉडी में भी। और ये नॉर्मली क्या काम कर रहा है, हमें इन्फेक्शन से बचा रहा है। बट ये अगर ये इन्फेक्शन से बचाने वाली हमारी जो सेना है ना, अगर किडनी पे अटैक कर दे, तो खराब खत्म। किडनी को नुकसान पहुंचा देगी। तो कहते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। पॉलीसिस्टिक किडनी में क्या हो रहा होता है कि हमें पेरेंट्स से जीन्स मिले होते हैं कि हमारी किडनी के ऊपर सिस्ट बनेगी। किडनी और लीवर दोनों पे बनता है। जेनेटिक तो भी होता किडनी का साइज अपने साइज से डबल हो जाता है। नॉर्मल साइज है 10 सेंटीमीटर के आसपास। पॉलीसिस्टिक किडनी का पेशेंट आएगा, किडनी का साइज होगा 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़ गई होती है। तो उससे उसकी किडनी की फंक्शनिंग पे असर पड़ता है। फिर वो जो अपने नॉर्मल फंक्शन है, क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना, फ्लूइड को मैनेज करना, वो नहीं कर पाती। तो फिर दिक्कत आनी शुरू होती है। सर हमने ये तो जाना ही है कि अल्कोहल से लीवर आपका खराब हो जाता है, क्या किडनी पर भी असर पड़ता है? है। बिल्कुल। मतलब आज ही छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अल्कोहल का असर सिर्फ लीवर पे नहीं पड़ता, लीवर के साथ साथ सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है। पर जब आप लीवर अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो लीवर को हाइपरड्राइव में जाना पड़ता है। जब आप अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल जब आपके ब्रेन में जाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? तो मतलब बॉडी को पता है कि हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि लीवर बहुत स्पीड से काम करना शुरू करता है और अल्कोहल को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। तो लीवर को एक तो हाइपर टाइम में गया, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर, तो इस वजह से उसके लीवर पे इम्पैक्ट आता है। अब जो उसने ब्रेक डाउन किया था अल्कोहल को छोटे फ्रैगमेंट्स पे, उसको निकालने का काम तो किडनी का ही है। आपका यूरिनेशन बढ़ जाता है। आप देखो कि अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हो, तो यूरिनेशन बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी होती है। ये इसको निकालना है, तो इसको फ्लश करने के लिए बॉडी को वाटर यूज़ करना पड़ता है। किडनी भी हाइपरटर्ब में जाती है। तो अगर आप ये काम रोज़-रोज़ करोगे, तो पहले लीवर खराब होगा और लीवर के साथ-साथ किडनी पर भी इम्पैक्ट आएगा, आएगा ही आएगा। आएगा। तो मतलब छोड़ ही दो अल्कोहल कंज्यूम। देखो अल्कोहल लिमिट में सब अच्छा, लिमिट में सब अच्छा होता है, डॉक्टर्स मना नहीं करते। मगर आप एक्सेसिव पियोगे तो नुकसान। और आप ही तो हाँ, कभी कभी। हाँ, ऑकेज़नली तो मतलब माहौल होना चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि स्ट्रेस में बैठे हैं और शुरू हो गए। वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर जो स्ट्रेस में पीते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, वो ज़्यादा बीमार होता है। क्योंकि 2 गलत कॉम्बिनेशन बैठ गए। तो स्ट्रेस, दूसरा बैड हैबिट, ठीक है? लिमिट में सब अच्छा होता है, एक्सेसिव सब नुकसान है। तो सर एक सवाल बहुत लोगों का आया है, ठीक है, कि हम अगर हमारे मतलब पहले से ही किडनी खराब ना हो, उससे पहले हम अपनी डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे आगे के लिए हेल्पफुल रहे और हमारी किडनी खराब ना सिर्फ डाइट से काम नहीं बनेगा, ठीक है? आपको कुछ पैरामीटर्स पे एक साथ काम करना पड़ेगा। पहला सबसे ऊपर आता है स्ट्रेस। हर कोई काम कर रहा है, जॉब पे जा रहा है और वहाँ पर आपको स्ट्रेस कम या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, ऑफ़िस का स्ट्रेस ऑफ़िस में छोड़कर आना है, घर नहीं लेके नहीं जाना, ठीक है? एक अच्छा हेल्दी फ्रेंड्स का हेल्दी सर्कल बनाओ, शाम को ज़रूर मिलो,
तो स्ट्रेस आपका दूर हो जाए। दूर हो जाएगा। ऐसे लोगों से मिलना हुँ, ज़रूरी है डेली बेसिस पे। ठीक है? दूसरी चीज़ आपने करनी है कि अपनी डाइट में से जितनी भी सिंथेटिक चीज़ें होती हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिनके अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनमें शुगर एडेड होती है, उनको अपनी डाइट से निकालने की कोशिश करो। जैसे कि जैसे कि जो भी आप पैक्ड ले रहे हो, मतलब चिप्स खा रहे हो, जूसेस पी रहे हो पैक्ड, उनको अपनी लाइफ से निकालनी होती है। आपको जूस पीना है, आप फ्रेशली अपना निकालो और पियो, फाइबर के साथ। फाइबर फाइबर होना हाँ, चाहिए। हाँ, फाइबर के साथ। और जितनी भी सॉल्टेड चीज़ें हैं, उनको आप जितना हो सके अवॉइड करो। खाने में ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको ये अंदर से आवाज़ आती है, आप खाना अच्छा खा रहे हो, आपको पता है। हाँ, खराब ठीक। खा रहे हो, आपको ये भी पता है। बस उसको फ़ॉलो करना है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं, उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि देखो साउथ इंडियन फूड ना बहुत बैलेंस्ड होता है। हुँ, पर्सनल मेरे को जो लगता है, सांभर है, सब्जियाँ बहुत सारी हैं और वो वड़ा वड़ा तो फ्राइड हो जाता है, डोसा, इडली इज़ गुड, गुड। हाँ, तो अगर आप बाहर जा रहे हो, तो 2 टाइप का फूड आप एन्जॉय कर सकते हो। फर्स्ट इज़ साउथ इंडियन, दूसरा है चाइनीज़। चाइनीज़ फूड में अगर हम सूप्स अगर देखें, तो बहुत हेल्दी होते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि अजीनोमोटो को बाहर निकालना बट है। सूप से मतलब कौन से मतलब मतलब हर टाइप के सूप्स बढ़िया होते हैं या फिर कुछ सिलेक्टिव टोमेटोज़ वगैरह ये नहीं, सब? नहीं, ऑल मिक्स वेजिटेबल हाँ, ऑल गुड हाँ, कोई दिक्कत बाकी आपने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मिक्स वेजिटेबल्स अगर हम ज़्यादा खाएँगे तो वो तो डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए कि डाइवर्सिटी फाइबर जो हाँ, है सॉल्युबल, नॉन सॉल्युबल 2 टाइप का आता है। अब आपको तो हिसाब रखना बड़ा मुश्किल है, किसमें सॉल्युबल है, किसमें इनसॉल्युबल है और आपको हर टाइप का फाइबर इनटेक करना है। तो अच्छा ये है मिक्स वेजिटेबल करो, सब जो अंदर जाएगा और सबका सब बेनिफिट मिल बढ़िया हो जाएगा। जाए। मल्टीविटामिन की तरह। मल्टीविटामिन तो सर क्या हम जैसे कि पहले कभी टेस्ट कर मतलब एक हमारी किडनी खराब नहीं हुई है, ठीक है? बट हमें लग रहा है कि शायद से हो सकती है कहीं न कहीं हम पहली स्टेज पर हैं, ठीक है? तो क्या हम वो टेस्ट करवा सकते हैं? अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है, यानी जब आप यूरिन करते हैं और पॉट में आप देखते हैं कि बहुत सारी भाग बन रही है, वो पहला इंडिकेटर होता है जो ये बता सकता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द किडनीज़, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपने जब यूरिन किया है वहाँ पर सर्द का पानी था या बहुत ज़्यादा फ्रॉथ जनरेट हो रही है, तो एक बार अपना यूरिन का टेस्ट आप करवा लो। यूरिन भी करवा लो, ब्लड भी करवा लो। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर प्रोटीन पॉज़िटिव आ जाए यूरिन के अंदर, तो डॉक्टर के पास जाना उसी वक़्त निकल जाओ। है। हाँ, बिल्कुल। जब आपको पता लगे कुछ गलत हो गया तो वेट क्या करना? कल जाना, आज जाना बात तो एक ही है। जाना तो हम सर पड़ेगा। ये भी देखते हैं ना कि जब आपकी किडनी में दिक्कत आती है, तो हेयर फॉल भी होने लग जाता है कहीं न बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिल जाता है, स्पेशली मेन और फीमेल्स दोनों में देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर देखो, जब तक किडनी की फंक दिखते हैं, तो हेयर फॉल की दिक्कत बनी रह जाती है। तो सिंपल सा तरीका होता है, रीडेंसाइल होता है। रीडेंसाइल जो है, अगर इसकी आप एप्लीकेशन करती हो, तो हेयर फॉल आपका बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। मतलब हेयर फॉल हाँ, तो हमारी कंपनी है सी आयुर्वेदा, उसमें हम ये रीडेंसाइल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और सर क्या उनमें अलग चीज़ होती है उन प्रोडक्ट्स में क्या करें? सी आयुर्वेदा के जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हैं ना, वो रिजल्ट बेस्ड किए हैं। हमने उसको किसी पे नहीं बाँधा कि ओके ठीक है हम आयुर्वेद के हैं तो हम आयुर्वेद का ही बनाएँगे। हमें मैटर करता है कि पेशेंट को बिना साइड इफ़ेक्ट के हम किस तरह से रिज़ल्ट डिलीवर कर पाएँ। अगर पेशेंट को रिज़ल्ट है तो पेशेंट खुश है, तो वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, ठीक है? तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे थे। हमारे पास आयुर्वेद का ऑप्शन, होम्योपैथी का ऑप्शन और यूटेंसाइल का ऑप्शन तीनों आता है। तो आपको पेशेंट की रिक्वायरमेंट समझना होता है। अगर मुझे हेयर फॉल एक मेल में रोकना है, तो रीडेंसाइल बहुत अच्छा बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छा वर्क कर लेता है। एक बार वो हो जाए, उसके बाद आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाता है। जिन्होंने अपने बाल लंबे करने हैं, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसके हिसाब से वो जो एक प्रोडक्ट होता है, वो डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको फिर वो यू नो मार्केट में लाया जाता है कि आप ये अच्छा वर्क करेगा। ये तो मैंने यूज़ तो करा है। थैंक यू, कैसा लगा? अच्छा था, बढ़िया था। मैंने सर वही था मैंने थोड़े डैंड्रफ मेरे हो रहे थे। 7 डेज़ में हेयर फॉल बंद। तो सर आप भी देख रहे हो तो अभी के अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दो। सर मेरा अगला सवाल ये है, जैसे हम आपने सब बता दिया कि चलो ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, टोबैको नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल कंज़म्पशन से जितना दूर रह सके उतना दूर रहना चाहिए। बट फिर भी हमारी किडनी खराब हो जाए, ठीक है?
और हम कभी कंपेयर भी करने लग जाते हैं ना, यार यार वो तो अल्कोहल पीता है, उसका तो कुछ नहीं हुआ। मैक्सिमम पेशेंट वो आते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने आज तक अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, अच्छा। मैंने कभी स्मोक नहीं किया, मेरी किडनी क्यों खराब? मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? देखो, इन्होंने ये सब कर रखा है तो उनके पास एक वैलिड रीज़न हो कि हाँ, मैंने किया था, मुझे पता था कि हो सकता है, तो हो गया। तो वो कभी वो नहीं करते। मगर मैक्सिमम पेशेंट वो होते हैं जो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैंने तो कोई बैड हैबिट ही नहीं, मेरी किडनी क्यों? मुझे ही क्यों? तो उसके पीछे रीज़न वही है। अगर आपका बीपी मैनेजमेंट खराब है, फूड इनटेक हैबिट्स खराब हैं, तो हो सकता है। तो सर हम तो ये भी मानते हैं कि जैसे जब अगर किडनी आपकी लाइक पता ही ना चले, आप जब खराब हो जाए और डायलिसिस भी हो, बट उस टाइम पे भी डेथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वीकनेस है ना? हाँ, वीकनेस की वजह से। हाँ, वीकनेस से बढ़ जाते हैं। वीकनेस बॉडी में जो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, वो सब डायलिसिस के टाइम में वेस्ट मटेरियल के साथ निकल जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। तो आपकी बॉडी में अब विटामिन, मिनरल्स कम हो जाएँगे, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। आपका बॉडी वेट कम हो रहा है, आपकी मसल मास कम हो रहे हैं, प्रोटीन कम होने की वजह से आपका हार्ट वीक हो रहा है। तो ये सारी इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें उसे काउंटर करना पड़ता है, काउंटर करना पड़ता है। पेशेंट को खाना खाना चाहिए। पेशेंट जब खाना खाना छोड़ दे और डायलिसिस करवाता रहे, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे चला जाए, डायलिसिस करवाता रहे, कोई नहीं बचा सकता। जाना मतलब तय है। नहीं, तय नहीं है, वो आपके हाथ में है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको बॉडी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पेशेंट की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा और उसे फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि जब कोई पेशेंट आता है तो माइंड में ये होता है कि इसको मैं कैसे 50 साल ऐड करूँ, ठीक है? उसकी तो लाइफ से। हाँ, तो हम पहले काम करते हैं किडनी पे। जितना हो सके हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए। मगर कभी-कभार ऐसी पोज़ीशन पहुँच जाती है जहाँ पर वो अनअवॉइडेबल बन जाता है कि हम अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें फिर ऑप्ट करना पड़ता है। बट फिर भी हमें काउंटर ब अपना मेजर्स लेते हुए चलना पड़ता है कि कम से कम डायलिसिस हो। किडनी 5% 10% 15% जितना काम कर सकती है, उसे काम करवाया जाए, उसे छोड़ा ना जाए, ठीक है? तो उससे लाइफ एक्सटेंड होती चली जाती है। बॉडी वेट पे बहुत ध्यान रखना। पेशेंट की बॉडी में किसी भी टाइप के सिम्पटम्स ना हो, लॉस ऑफ एपेटाइट ना हो, स्वेलिंग ना हो, पानी ना भर रहा हो, एनीमिया ना हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे हमें काम करते रहना पड़ता है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हमारी बात हुई, तो क्या किडनी ट्रांसप्लांट के ऑप्शन? देखो, किडनी ट्रांसप्लांट की अपनी कॉम्प्लिकेशंस है क्योंकि बॉडी में उस फॉरेन बॉडी होती है। चाहे आपने किडनी किसी और की ली, ठीक है ना? तो थर्ड किडनी आ गई, तो आपकी नहीं है। तो बॉडी में उसे बनाए रखने के लिए वहाँ पे स्टेरॉइड चलते हैं। जब कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा होता है, तो स्टेरॉइड की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन भी उसको देखने को मिलती है। और जितने भी पेशेंट ट्रांसप्लांट के होते हैं, उनमें सबसे बड़ा रीज़न डेथ का कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होता है। यानी आपका हार्ट फेल हो जाता है बिकॉज़ ऑफ स्टेरॉइड। हाँ, तो इसलिए उसको ध्यान से चलाया जाए। तो सर अगर जैसे मैं बोलूँ आपसे कि जिसने मतलब ट्रांसप्लांट करवाया, किडनी का सब बढ़िया हो गया, बट उसके बाद भी किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। किडनी दोबारा खराब होगी ही होगी, नहीं मतलब वो तो हो गया, आपने जैसे बताया 10-15 साल बाद, बट क्या ऑप्शन है कि उससे पहले हो जाती अच्छा। है। वो तो एक्सट्रीम केसेस है जहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है तब। हाँ, किडनी आपने किसी और के ली है, आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वो किडनी को डैमेज कर देगा। और वो हो सकता है कि विदिन 6 आवर कर दे, 6 डेज़ करे, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। हो सकता है कि आपने ट्रांसप्लांट किया और सक्सेसफुल ही ना हो, बॉडी रिजेक्ट कर देती है किडनी को, तो वो तो हॉस्पिटल में ही हो जाता है। तो एक हर टाइप के केसेस हैं, अच्छे केसेस भी हैं और खराब केसेस भी हैं, ठीक है? और डॉक्टर्स को अच्छे एंड खराब केसेस कब आते हैं, कैसे आते हैं, सब पता हो। वो देखिए मतलब। हाँ, जैसे अगर किडनी आप डोनर आपकी फैमिली से है, स्पेशली अगर आपका भाई है, बहन है, वो किडनी दे रहे हैं, तो किडनी बहुत अच्छा वर्क करेगी। चांसेस है अच्छा वर्क करे, अच्छा। चांसेस 100 नॉट 100%। पेरेंट्स से सेकंड, उसके बाद आते हैं आपके बाकी ये लेके। डिस्टेंट रिलेटिव। उनकी किडनीज़ बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाती जब आप उनसे लेते हो, बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाती। पेरेंट्स की और सिबलिंग्स अच्छा वर्क करता है, लंबा काम। हम्म। तो सर इसमें तो मतलब वो ये डाइसी सिचुएशन है ना? तो हम रिस्क है, रिस्क है। रिस्क हाँ, तो आपको पहले उस स्टेज पे पहुँचना नहीं है, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अपनी किडनी को आप हेल्दी रखने की कोशिश करो। खराब हो गई है, तो आप कोशिश करो कि वो जितना टाइम लंबा फंक्शनल कर सके, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हुए उसे कर सके, आप मैक्सिमम लिमिट तक ले जाओ। तो उसमें 10-12 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। अब फ़ायदा क्या होता है 10-12 साल चलाने का? आपकी लाइफ़
एक्सटेंड हो गई और ये आपके हाथ में है। ट्रांसप्लांट के बाद कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं रहेगी, आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। तो मतलब आपकी जो भी बॉडी करना है आप ट्रांसप्लांट से पहले कर लो। हाँ, देखो ट्रांसप्लांट के बाद हम केसेस नहीं लेते, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है, डायलिसिस पे रहना पड़ता हुँ। है, ठीक है? तो ट्रांसप्लांट से पहले आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ऑन टेबल होते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद री-ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है आपके पास। और जो आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट होता है ना? वो ट्रांसप्लांट के बाद तो ख़ैर चलेगा हम ही नहीं। देते नहीं हैं। आप दो। हाँ, हम देते नहीं हैं, इसके पीछे रीज़न बहुत छोटा-सा है कि आपकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। अगर हम कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब लेके जाएँगे, तो वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं कर सकता। वो आपकी इम्यूनिटी को हमेशा मॉडुलेट करते हुए नॉर्मल लेवल्स पे लेकर आएगा और आपको रखनी है अपनी इम्यूनिटी लो, हमें हमें मिलेगा हाई का लेवल, तो वहाँ पर पेशेंट को दिक्कत हो जाती है और पेशेंट की बॉडी में चीज़ नेचुरल नहीं है, तो नेचुरल मेडिसिन काम भी नहीं कर पाती। एक वो फैक्टर है। हाँ, तो हम फुली अवॉइड करते हैं, फुल तरीके और सर जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी की किडनी खराब है ना? वो होम्योपैथिक या एलोपैथिक भी ट्राई कर सकते हैं, है ना? हुँ। आयुर्वेदा ही क्यों? मतलब और चलो आयुर्वेदा ट्राई भी कर लेता है, ठीक है? बट ये भी हो सकता है रिज़ल्ट ही ना आए। वो फिर सोचता है कि मैं पहले ही कुछ और ट्राई कर लेता। पहले हम चलते हैं पैथियों के ऊपर। ओके। तो जितने भी अगर आप पेशेंट देखोगे ना, उनको अपना प्रिस्क्रिप्शन निकालना चाहिए और एक-एक मेडिसिन को ना खुद ब खुद ऑनलाइन सर्च करो गूगल। एक सिंगल मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हुई है जो किडनी की फेलियर को रोक भी सके। अच्छा, नॉट अ आज तक सिंगल मेडिसिन। मेडिसिन अभी तक कोई भी नहीं हुई है, ठीक है? तो पेशेंट मेडिसिन खाता रहता है, किडनी खराब होती रहती है, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एलोपैथी का है कॉम्प्लिकेशन। होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कांसेप्ट है, जो उसकी वर्किंग का जो डायनामिक्स है, वो अलग है। आप अपनी बॉडी में बहुत छोटी अमाउंट में कोई चीज़ लेके जाते हैं, ठीक है? वो आपकी इम्यूनिटी से काम लेते हैं, ठीक है? इम्यूनिटी से एक्सट्रैक्ट हो। नहीं, आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी से ही काम करवाती है होम्योपैथिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन इसके बिल्कुल अलग कांसेप्ट पे चलती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में फ़ायदा क्या होता है, आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे डले हुए हैं। पहला जो रूल लगता है वो ये लगता है कि बीमारी को जिसने पैदा किया है, उसको वहाँ से हटाओ। जड़ पे वार। पहला काम होगा बीपी और शुगर को किसी भी कीमत में कंट्रोल में लेकर आना। इस स्टेप को बिना किए अगर हम सेकंड स्टेप में जाएँगे तो सारा ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। अभी आपने कहा था कि किसको आराम नहीं आता? हुँ। उन्हीं पेशेंट को आराम नहीं आता जो मेडिसिन देने के बावजूद भी उनके बीपी और शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आते। अगर बीपी, शुगर कंट्रोल करने में वो चूक जाएँगे, मेडिसिन ले ली, मेरा काम हो गया। लेकिन ये सोचता है, मैंने खा ली, काम खत्म। अगर कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं, चेक करो। बीपी, शुगर आप घर पे चेक कर सकते हो। दिन में 10 बार चेक करो, करो उसको और उसे लिखते चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपका बीपी हाई है, तो आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते, तो फिर एडमिट हो जाओ। नर्स आएगी, दिन में 3 बार चेक चेक। करेगी और फिर डॉक्टर को बताएगी, "डॉक्टर साहब, इस पेशेंट का बीपी हाई है।" तो आप हर टाइम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रह सकते ना, ये काम आप पेशेंट को करना पड़ता है। तो पेशेंट को अपनी बेसिक्स जो है, वो उसे समझना पड़ेगा। बीपी, शुगर मैनेज करना है, समझना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कुछ दिक्कत है? कॉल, हाँ। "डॉक्टर साहब, बीपी बढ़ गया, क्या करूँ?" हाँ, डॉक्टर क्या कहेगा, "आ हुआ? जाओ।" तो सर मतलब हमने बीपी कंट्रोल करा, डायबिटीज़ कंट्रोल करी, फिर उसके बाद आयुर्वेदा का अगला स्टेप क्या होता है? उसके बाद किडनी जो कुछ हर्ब्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, वो बहुत अच्छा वर्क करती हैं। क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। अब जब हम किसी पेशेंट की बायोप्सी देखते हैं तो उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो डेड है, एक हिस्सा वो है जो ज़िंदा है बट बीमार है। जो किडनी के अंदर हिस्सा ज़िंदा है, बीमार है, काम नहीं कर रहा, उसको आप फंक्शनल कर सकते हो। तो वो फंक्शनल होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले महीने में लेवल डाउन, लेवल 9 था, 5 आ गया, वो हमें देखने को मिल जाता है। तो किस एक्सटेंट तक वो किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, वो एक फैक्टर डिसाइड करता है। दूसरा ये होता है कि किडनी की कितनी फंक्शन की अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकती है। क्योंकि किडनी ऑलरेडी ये काम नेचुरल तरीके से कर भी रही होती है। तो हम इसे कितना एक्सटेंट तक पुश कर सकते हैं। जब हम इसे पुश करते हैं, फिर किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने से वही क्रिएटिनिन यूरिया बाहर निकलता है और लेवल्स हमारे डाउन हो जाते हैं। उसका मतलब हमें बेसिकली ये सब पहले तो बीपी सही करना चाहिए,
डायबिटीज़ सही करना चाहिए। हाँ, कि अगर हमें वो पर डायबिटीज़ ये भी ना सर टाइप 1 है, टाइप 4 है तो अगर कुछ भी हो, हाँ, इधर लटकना पड़े, उल्टा लटकना पड़े, इंसुलिन लेना पड़े, जो मर्ज़ी करना, इनको तो कंट्रोल में लेकर आना ही जी, पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपने नहीं किया तो सेकंड स्टेप में आप होगी, सेकंड स्टेप हो ही नहीं पाएगा। आप तो भूल जाओ, क्योंकि दोनों काम साथ-साथ नहीं हो सकते। एक तरह से किडनी डैमेज हो रही है बीपी शुगर से, एक तरह से आप उसे ठीक करना चाहते हो। मैंने इधर ठीक किया, उधर उसने नुकसान पहुँचा खराब दिया, कर तो दिया उसे। एंड रिजल्ट क्या होगा? नेट 0 या फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर हमें पहले महीने में ऐसे केसेस के अंदर रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं ना, तो वो लंबा टाइम टिक नहीं पाता। मैंने निकालने हैं 20-30 साल, पेशेंट 2 महीने में लेवल फिर बढ़ाकर आ जाएगा। फिर कम करो फिर बड़ा करा। तो हमें इसलिए उस चीज़ को वहाँ से परमानेंटली रिमूव करना होता तो सर ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कि चिया सीड्स, है। हुँ। पम्पकिन सीड्स ये मतलब सीड्स भी हेल्प किडनी पेशेंट को नहीं दे पाते। अच्छा, किडनी पेशेंट की बॉडी में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, हमें बहुत रेगुलेट करना पड़ता है। बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं डालना जिससे किडनी पे कोई एक्स्ट्रा लोड जाए। तो हमें बॉडी की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनको पूरा करते हुए चलना होता है कि बॉडी में प्रोटीन भी जाए, कार्बोहाइड्रेट्स भी जाए, फैट भी जाए, कुछ हमें इसको हेल्दी तरीके से रखना होता है। तो कुछ चीज़ों की कंपोज़िशन तो हमें पता होती है, बट जितने भी सीड्स होते हैं, इनके अंदर ना पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। और पोटेशियम की मात्रा अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट में बहुत इंक्रीज़ कर जाए, तो पेशेंट को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए हमें वो सीड्स जो हैं या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, लीफी वेजिटेबल्स हो गई या फिर जो वेजिटेबल्स ज़मीन के नीचे लगती हैं, उनको बंद करना पड़ता है। क्योंकि उनके अंदर पोटेशियम नेचुरल तरीके से ज़्यादा है। बहुत मैनेज करना पड़ता है। खाना-पीना बहुत रोकना पड़ता है। पेशेंट थक जाता है, कहता है कि साहब सब कुछ तो बंद कर दिया, क्या खाऊँ? वही सर मेरा सर अगला सवाल भी यही था कि सर मैं सर पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे सुबह छोले-भटूरे तो आने ही आने हैं, भूल जाओ। है ना? दालें वगैरह तो मतलब एक जो प्रॉपर होता है कि आपको ये खाना है, एक प्रॉपर डाइट प्लान तो ये सब तो सर मतलब दूर-दूर की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें वो अच्छा रास्ता अच्छा नहीं डॉक्टर निकाल देता है। हाँ। तो हमें अपने पेशेंट को कहते हैं कि आप ना अम, सूखा पराठा, जैसे तंदूरी पराठा देखा है? उसमें घी तेल नहीं लगा होता। तंदूर में बनता है, सूखा-सूखा निकलता है। तो आप घर पे तवे पे सूखा पराठा बनाओ, वेजिटेबल को स्टफ़ करो और उसे भरमा रोटी कह लो, उसे आप सूखा पराठा कह लो, वो आप खाओ जितने मर्ज़ी खाओ। आलू का छोड़ के किसी का भी खाओ, गोभी का, गाजर का, मूली का, प्याज का खाओ। तो पंजाबी लोग तो खुश हो जाते हैं। चलो। पराठा मिल गया, सूखा ही सही मिल गया। तो मतलब एक ये भी अल्टरनेटिव है इसका। देखो हाँ, तरीके हैं, हर चीज़ के तरीके हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल मना है, जैसे चाय-कॉफ़ी मैं बिल्कुल बंद करवा देता हूँ। आप अगर आप मुझे अच्छा पता लग गया, चाय भी? अगर आप पी रहे होगे चाय एंड कॉफ़ी, तो मैं आपको एंटरटेन करना कर देता हूँ बंद। इसका रीज़न जानना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मतलब क्योंकि हम पेशेंट जब आते थे ना, तो हम पहले चाय-कॉफ़ी बंद नहीं करवाते। हम उनमें ना एक कॉमन चीज़ देखते थे कि उनके ना सीरम बाइकार्बोनेट के जो लेवल्स होते हैं, वो इंक्रीज़ ही नहीं करते, हमेशा लो बने हुए हैं। और वो क्या लेवल्स आपके बॉडी में किडनीज़ ना एसिड को निकालने का भी काम करती है। बॉडी में वो हुँ, पीएच को भी रेगुलेट करती है। जब किडनी खराब होती है ना, तो एसिड तो बन रहा है, बट वो यूरिन के रास्ते से बाहर नहीं जा रहा। बॉडी में ब्लड एसिड इकट्ठा होने से किडनी एक कंडीशन में चली जाती है, तो हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो रैपिडली किडनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब हम मेडिसिन देते हैं, खाओ मीठी सोडा की टैबलेट खाओ, मीठा सोडा की देते हैं टैबलेट आती है, वो बढ़े नहीं। तो हमने क्या किया, हमने हर चीज़ को चेक आउट करना शुरू किया। तो हमने कुछ केसेस में पढ़ा था, जो अपनी रिसर्च पेपर्स आते हैं ना, तो उसमें ये था कि जो भी लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं ना, उनमें ना आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। अगर चाय आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को हिंडर कर सकती है, तो रोक सकती है, तो हो सकता है कि वो जो हम टैबलेट दे रहे हैं, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन को भी वो हिंडर करती है। हुँ। हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बंद कर दिया और वो काम कर गया। हाँ, तो हिट एंड ट्रायल मेथड था और पहली बार में ही वर्क करेगा। वर्क कर गया, बिल्कुल सही हो गया। तो अब जितने भी पेशेंट आते हैं स्ट्रिक्टली नो चॉकलेट, नो टी एंड नो कॉफ़ी, नो कॉप किसी भी फॉर्म में नहीं, और ग्रीन टी भी नहीं। और इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव इसका अल्टरनेटिव आपको देखना पड़ता है कि पेशेंट किस स्टेट को बिलॉन्ग करता है, वो हमें देख के चलना पड़ता है। जैसे जौ का सत्तू हम अलाउ कर देते हैं, हुँ, हाँ, बट पेशेंट का शुगर है और देखना पड़ेगा और बीपी देखना पड़ेगा। बीपी है तो सॉल्ट वाला नहीं लेना, शुगर है तो मीठा नहीं लेना।
तो इस तरह से वो मैनेज करना पड़ता है। दूध हम डबल टोन दूध दे सकते हैं, काऊ मिल्क दे सकते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटी। थोड़ा-थोड़ा। हाँ, दे सकते और जो जैसे मिंट टी हो गई या फिर कैमोमाइल टी हो गई, जैस्मिन टी हो गई, क्योंकि उसमें फ्लेवर होता है, उबले हुए पानी में थोड़ा-सा फ्लेवर होता है, पी लेता है। तो रास्ते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो उसमें मतलब जैसे कि चलो सर हमने ये सब सारी की सारी चीज़ें खा ली हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड भी कर लिया है। बट कभी-कभार ये भी होता है ना कि मतलब हमारे साथ लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग जो बहुत मतलब ऐसे बहुत ही कम केसेस आते हैं, बट मैं उन लोगों को भी कवर करना चाहता हूँ इसके अंदर, कि पता लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब इडियोपैथिक चीज़ है कि पता ही नहीं लगा है, जो मतलब एक 15 साल का बच्चा है, उसको कैसे किडनी की दिक्कत आ बच्चों में जब किडनी फेलियर होता है ना, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी किडनी डेवलप हो पाई या नहीं हो। दूसरी चीज़ हमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों में ना कोल्ड कफ कॉमन दिक्कत और एलोपैथी में कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, जो हम बच्चों को जाने-अनजाने में देते रहे हैं और अब जाके उनका पता लगा है कि वो किडनी को नुकसान पहुँचा देती और सब कंट्रीज़ में वो बैन हो चुकी है, बट वो इंडिया में अभी भी मिल जाती। पेरेंट्स कभी क्या गलती क्या करते हैं कि बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हुई, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। बच्चा दोबारा बीमार हुआ, तो वो मेडिसिन बिना डॉक्टर से पूछे दोबारा दे दी। तो उस मेडिसिन की ओवरडोज़, सर्दी खांसी जुकाम की मेडिसिन की ओवरडोज़ की वजह से पेशेंट में हमें किडनी फेलियर की दिक्कत देखने को मिल जाती है। और एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि इडियोपैथिक है। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कुछ नहीं पता, बस हो रहा है, ये पता। तो वो मतलब धीरे-धीरे कन्वर्ट किडनी फेलियर में हो जाता है। तो मतलब यही है कि जो मतलब अगर आपको बच्चे को बुखार है, ज़ुकाम है, कुछ भी है होम्योपैथिक ट्राई करो। हाँ, अच्छा। बच्चों में होम्योपैथिक बहुत अच्छा वर्क करता है। हम क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बनानी भी होती है, तो सप्रेस नहीं करना होता। तो वहाँ पर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सर्दी, खाँसी, जुकाम, जो कि सेल्फ ठीक भी हो जाती है, क्योर हो जाती है। अगर हमने कोई मेडिसिन देनी होती है, तो मैं आयुर्वेद से भी ज़्यादा होम्योपैथिक पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका काइनेटिक्स अलग है। तो हर पैथी का अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। किडनी में आयुर्वेद अच्छा अरे! और बच्चों के अंदर होम्योपैथी बहुत अच्छा। तो आपको दोनों आपको आप कभी मतलब पेशेंट किसी भी को भी बीमार होते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है। उसे ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है। तो एलोपैथी की अपनी पावर्स है। बीपी, शुगर को मैनेज करने के लिए आपको एलोपैथी यूज़ करना पड़ेगा। आयुर्वेद, होम्योपैथी दोनों फेल हो जाएँगे। ये नहीं श्योर, श्योर पता। नहीं होगा। और अगर हमने किडनी को करना है, हुँ, तो आपको आयुर्वेद में आना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहाँ मेडिसिन बनी ही नहीं। और अगर कोई ऐसी बीमारी है जहाँ पर होम्योपैथी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लीवर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आप लीवर में होम्योपैथी और आयुर्वेद को मिक्स कर दो, मिराकुलस रिजल्ट्स हैं। आपकी रिपोर्ट्स ऐसे बदलेंगी आप सोच ही नहीं पाओगे। 7 डेज़ के अंदर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं 7 टू 15 डेज़ महीना भर का ट्रीटमेंट चलता है। ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि आपको यार लीवर तो बिल्कुल न्यू सा हो गया। तो जब हम पैथियों की लड़ाई ना करें, उन्हें ऑन टेबल रखें। तो ये ना मेरे लड़े कि ये तो अच्छा है, वो अच्छा तो है। मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास वेपन ज़्यादा हो गए। अब मुझे पता है कि ये वेपन्स ये काम करेगा। तो वहाँ पर डॉक्टर्स को ओपन होना चाहिए। किसी पैथी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर पैथी में अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों साथ-साथ चलते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप ओके ठीक है, मेरे में ये कमी है, तो बोलने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बैक बेंचर हूँ, तो मुझे बोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, मैं हूँ, बट मेरी कुछ और क्वालिटीज़ हुँ, रही हैं, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है और नेगेटिव को पॉज़िटिव में कन्वर्ट करने के लिए अगर किसी की हेल्प लेनी पड़ी, किसी और पैथी की हेल्प लेनी पड़े तो ले लो। शुड बी ओपन यार, पेशेंट को रिजल्ट दो, आप मत उलझो पैथियों के बीच में कि मैं आयुर्वेद वाला हूँ, मैं आयुर्वेद ही दूँगा, मैं एलोपैथी वाला हूँ, आयुर्वेद गंदा है, हम होम्योपैथी वाले हैं, हम सर्वोपरि हैं। बहुत गलत अप्रोच। आपका रिजल्ट, आपका जो जवाबदेही है ना, वो किसी पैथी को नहीं है, वो है आपने पेशेंट को, कि आपने पेशेंट को रिजल्ट क्या डिलीवर किया, तो आपका फोकस उसी पॉइंट पर होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ पैथीज़ अगर आपको करनी आ गई तो अब मतलब तो आप अच्छे डॉक्टर हाँ, कह सकते हैं आप। हाँ। ये आप एक्सेप्ट कर जी। रहे हो ना अपनी पैथी में आप नेगेटिव पार्ट है, आयुर्वेद का भी नेगेटिव पार्ट है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, होम्योपैथी का भी है, एलोपैथी का भी है, जितनी भी पैथीज़ बनी है सबका नेगेटिव पार्ट
आप उनके नेगेटिव पार्ट को अलग कर दो, पॉजिटिव उठा लो, इसका पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव, पेशेंट तो खुश ना। कुछ नहीं। एंड रिजल्ट तो हमें वही चाहिए हाँ, होता पेशेंट कभी भी पैथीज़ के माइंड लेके में नहीं आता, पेशेंट को रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो आप रिजल्ट पे फोकस करो कि पेशेंट को आप क्या चीज़ डिलीवर कर रहे है। हो। ये पेशेंट की अगर कंडीशन बेटर हो रही है 1 मंथ में, 2 मंथ में, तो रिपोर्ट्स में नज़र रिजल्ट आ रहा है, आपको पेशेंट की बॉडी में नज़र आ रहा है, वही तो मैटर करता है। तो मैं कभी भी इन पैथियों में कभी नहीं फँसा। सीखा मैंने आयुर्वेद हुँ, है और आयुर्वेद का मैं 90% मेरा अभी भी आयुर्वेद ही चलता है क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद को लेके ज़्यादा है। बट जब मुझे लगता है कि मुझे होम्योपैथी की ज़रूरत है या मुझे एलोपैथी की ज़रूरत है, तो वेपन मैं वे निकाला यूज़। वेपन निकाला यूज़ करता हूँ। झिझकते नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो सर मेरा आज पॉडकास्ट का बस एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि क्या होता है कि जैसे मनी सिचुएशंस में भी कभी-कभार डिपेंड होता है कि हमारा मतलब इतना बजट नहीं है। आई नो मतलब हर कोई चाहता है कि चलो मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मेरे पास सारा का बस सारा पैसा आजकल तो इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़्यादा पैसा ना लगे, जिनके पास उतना पैसा नहीं है और किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो क्या वो आयुर्वेदा ट्राई करें? देखो आयुर्वेद भी सस्ता नहीं है। ये इसलिए मेरा सवाल हाँ, आयुर्वेद भी सस्ता नहीं है। देखो कोई भी चीज़ जो मेडिसिन अच्छी है ना, है। आप वो लेके चलो कि वो थोड़ी-सी कॉस्टली या वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। ठीक है? हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को ना पैसे में करते हैं। हमें कभी भी पैसे में चीज़ों को इवैल्यूएट ना करते हुए ना रिज़ल्ट्स में इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या चीज़ हमें क्या रिज़ल्ट्स फाइनली डिलीवर कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लीवर की मेडिसिन ₹500 महीने की साल भर खाई, रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने वही ₹5000 की दवाई 1 महीने खाई, मुझे रिज़ल्ट मिल गया। सस्ता कौन-सा हुआ, महँगा कौन-सा हुआ? वही सर जो 5,000 वाला, तो मतलब रिज़ल्ट तो मिला ही ना, बात खत्म हो गई। एग्ज़ैक्टली। तो आपके लिए मैटर क्या करना चाहिए, वो है एंड रिज़ल्ट और किसी के लिए वो 5,000 कम है, किसी के लिए वो 5,000 बहुत ज़्यादा है। और ये दिक्कत हमेशा ही रहेगी। आप कोई भी गाड़ी ले लो, मारुति नैनो ले लेते हैं, सबसे छोटी गाड़ी, ठीक है? कुछ लोग उसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कैटेगरी 2 में डिवाइड होगा ही होगा। तो आपको कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ बिज़नेसमैन मैं ये कह सकता हूँ कि कभी भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ सस्ती है, महँगी है। मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं कभी भी चीज़ को इस तरह से इवैल्यूएट नहीं करता, सस्ती और महँगी। मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो कितना अच्छा मुझे रिज़ल्ट्स डिलीवर कर पा रही है। अगर मैं आज मर्सिडीज़ ले रहा हूँ, तो मुझे पता है मर्सिडीज़ महँगी गाड़ी है। मुझे पता है वो 10 साल हुँ, रहेगी। मुझे पता है मुझे तंग नहीं करेगी। तो मैं उसके लिए वो वैल्यू दे रहा हूँ। हुँ, वैल्यू फॉर मनी। हाँ, वैल्यू फॉर मनी है ना। तो रिज़ल्ट्स मैटर करते हैं, रिज़ल्ट्स के हिसाब से उसकी वैल्यू निकलती है। ना कि ये सस्ता-महँगा। क्योंकि वो डिफरेंस हमेशा रहेगा, जो मुझे पर्सनली लगता है। अगर मैं गलत हूँ, तो मुझे ठीक कर दो नहीं, आप। नहीं सर, मुझे तो बल्कि ये लगा सर आपकी जो साइकोलॉजी है ना चीज़ों को देखने की, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आपका फ्रेमवर्क आप करते हो, वो सर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और देखो, प्रैक्टिकल है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे अच्छी मेडिसिन्स लानी है, हुँ, तो मुझे कहीं अच्छी अमाउंट देनी पड़ती है। आप पॉइंट को समझो। अगर अगर मुझे चीप मेडिसिन की देनी है, तो मुझे चीप प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ना, रॉ मटेरियल रॉ हो जाता है। तो वहाँ पे आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो आप ये चाहते हो कि यार देखो, आप सबको तो खुश कर नहीं सकते। जो आपके पास आ रहे हैं, कम से कम उनको तो आप बेस्ट टू बेस्ट दे दो ना। ये इतना लगता है आप बताओ? हाँ, नहीं, पॉइंट को समझो। जैसे अम, आप 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 किसी के लिए आप सस्ती हो, किसी के लिए आप महँगी हो। ये हमें समझ में आ गया। अब जो आ रहा है, अपनी जेब से कुछ भी स्पेंड कर रहा है, तो उसको उतने ही अमाउंट का उस हिसाब से रिज़ल्ट डिलीवर करना इज़ माय ड्यूटी। अगर मैं कोई मटेरियल सस्ता यूज़ करता हूँ, रिज़ल्ट डिलीवर नहीं होते, तो वो तो जिससे मैंने पैसे लिए उसके साथ गलत हो गया ना, चाहे कम लिए हो, ज़्यादा लिए हो, सो ट्रू। है ना? तो हमें वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रॉ मटेरियल पे वर्क करते रहना पड़ता है। क्योंकि बारिश आती है, जड़ी-बूटियाँ खराब होनी शुरू हो जाती हैं, तो हमें पहले प्रोक्यूर करके रखना पड़ता है। है तो जड़ी-बूटियाँ ना, तो उसमें अलग तरह की स्टोरेज प्रॉब्लम है, उसके साथ अपनी डस्ट प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी बिल्कुल। चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ता है। प्रोडक्ट आता है, माल आता है, आपको लगता है कि वापस भेज दो। आप यूज़ ही नहीं कर सकते, हुँ, आपका मन ही नहीं करेगा। तो वो आपको पूरी की पूरी सप्लाई चेन मेडिसिन्स की वो कंट्रोल करनी पड़ती है। फिर जाके जो मतलब जो तब कस्टमर आप आके आता क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाते हो ना, तो इन चीज़ों में मत जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, है क्योंकि इसकी अपनी एक अपनी कॉम्प्लिकेशन है। बट पेशेंट को ये समझना चाहिए कि वैल्यू फॉर मनी कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। अगर आपने दिया है,
उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए, मैं खुद जी। कह रहा हूँ। जबकि पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट्स वेरी करते हैं। किसी में रिजल्ट्स बहुत फ़ैसिनेटिंग आएँगे, लेवल 12 था, 2 महीने बाद देखा लेवल 0 हो गया। वो रिजल्ट्स सब पेशेंट्स में नहीं मिलते। 80-90% हम रिजल्ट डिलीवर करते हैं फर्स्ट मंथ। इतना हमने अपना बना लिया है। ये हमें तो देना ही देना है। नहीं, अगर आप सही तरीके से वर्क करते हो तो डिलीवर हो जाता है। 10% पेशेंट होते हैं उसमें हमें दोबारा से रीवर्क करना पड़ता है। कभी-कभार हमारी गलती होती है, कभी-कभार पेशेंट की गलती होती है, कभी-कभार दोनों की गलती नहीं होती, कुछ ना ऊपर कुछ वाले की होता है। मर्ज़ी होती है, तो वो रहता है। बड़ी सर ये तो हम जानते ही हैं कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं और और बनने जिस की कोशिश है, बना नहीं अरे हूँ। नहीं, नहीं सर अब और अगर किसी को भी अगर जाना है तो श्रेयास है गुड़गाँव के अंदर। मैं कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप सर से बात कर सकते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर थैंक यू सो मच। मेरी आज बात हुई द मैन, द मिथ, द बैक बेंचर ऑफ किडनी बाकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, बेइज़्ती कर रहे नहीं, हैं? नहीं सर मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ सर। बाकी से मिलते हैं आपसे अगली बार अगर आपका हमें वक़्त मिला तो। बिल्कुल मिलेगा, कोई बाकी दिक्कत थैंक यू सो मच सर। ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वो जो लाइक वाला बटन है ना हाँ, उसे दबा दीजिए। साथ ही साथ वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे एक बार क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आए, सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।